नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी जगबाणी टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रमित। कोरोना काल में जब देश दुनिया की दिक्कत काफी बढ़ी हुई है और कोरोना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, इस दौरान फिजियोथेरेपी के पेशेंट्स की भी काफी चुनौती बढ़ी हुई है। इसी चुनौती पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर तरुण लाला। डॉक्टर, आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर तरुण लाला हेड हैं फिजियोथेरेपिस्ट एंड रिहैबिलिटेशन मेडिसिन के मैक्स हॉस्पिटल साकेत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर, कोरोना काल में जब पूरी दुनिया और देश की चिंता बढ़ी हुई है, कोरोना के पेशेंट्स को हम ज्यादा ट्रीट करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इस बीच क्या कुछ बातें छूट रही हैं आपके हिसाब से? देखिए, कई सारी बातें हैं। हम ये समझ रहे हैं कि एक महामारी है और हम सबका फर्ज बनता है इससे बाहर निकलने का, और हमारी सरकार, हमारे डॉक्टर, सब लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमें थोड़ा ध्यान उन पेशेंट्स पे भी देना है कि जो नॉन कोरोना है, जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, जिसमें हमारे पेशेंट्स आते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी जिनको हम बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि चल फिर नहीं पा रहे हैं, या कुछ स्ट्रोक हो गया है, हेड इंजरी हो गई है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनकी तरफ भी हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो भी एक हमारे सिस्टम का हिस्सा है। क्योंकि एक तो है जिसको कोरोना हो गया है, उसका इलाज हो रहा है हॉस्पिटल में। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो हमारे हॉस्पिटल की तरह हैं, वो पूरी तरह डटे हुए हैं इस महामारी के लिए। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी पेशेंट्स हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए। मेरी ये दरखास्त है आपके चैनल द्वारा कि हम थोड़ा इनकी तरफ भी और ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये बेचारा नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली ये ऐसे लोग हैं जो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, जिसको हम बोलते हैं। तो उनको अपने मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमको थोड़े से अपनी तरफ से कुछ एहतियात। जी 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 डॉक्टर साहब, इन पेशेंट्स के बारे में या इन चुनौतियों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम कोरोना की बात करते हैं। कोरोना काल में एक फिजियोथेरेपिस्ट का रिहैबिलिटेशन मेडिसिन का क्या रोल? देखिए, अभी कुछ हॉस्पिटल्स हैं हिंदुस्तान में जहां पे कोविड पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी भी दी जा रही है। जैसे हमारा एम्स ट्रॉमा सेंटर है, वहां भी फिजियोथेरेपिस्ट है। क्योंकि डिपेंड करता है कोरोना के पेशेंट्स के क्या सिम्टम्स हैं। तो अगर इनिशियल सिम्टम्स खाली बुखार है और ऐसे जो सिम्टम्स हैं जिसमें फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं होती, तो वहां हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ, लेकिन जो पेशेंट आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं और जिनकी चेस्ट कंजेशन हो जाती है, जिनके हम बोलते हैं बलगम छाती में इकट्ठा हो जाता है, तो उस बलगम को, और पेशेंट अगर बेड पे है तो उसको अर्ली मोबिलिटी हम लोग कहते हैं, कैसे उसको जल्दी से जल्दी बेड से बाहर निकाला जाए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि चेस्ट फिजियोथेरेपी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये बहुत जरूरी है। तो इस टाइम में फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक्टिव चेस्ट फिजियोथेरेपी होती है और पैसिव चेस्ट फिजियोथेरेपी होती है। पैसिव चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंदर हम लोग जगह नली ट्यूब डाल के पेशेंट्स के अंदर सक्शन करते हैं। अंदर का जो उनका बलगम होता है उसको एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है, जिससे कि पेशेंट जल्दी स्वस्थ हो पाता है। जी डॉक्टर साहब, कोरोना जिससे पूरी देश दुनिया चिंतित है, इस टाइम पे जो पेशेंट्स कोरोना से कोविड-19 से ठीक होते हैं, फिर जो माहौल पूरे समाज में बना हुआ है कोविड को लेकर, इस बीच रिहैबिलिटेशन मेडिसिन का क्या रोल? देखिए, जो माहौल बना हुआ है, जो पेशेंट्स ठीक भी हो जाते हैं, इसमें अर्ली मोबिलिटी जो मैंने आपको बताया बहुत ही जरूरी है। ये उन पेशेंट्स के लिए भी जरूरी है जो ठीक होके डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो आपको पता है कि सेल्फ क्वारंटाइन आजकल जो वर्ड है बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो सेल्फ क्वारंटाइन भी एक ऐसा वर्ड है जिसमें मरीज जो है अस्पताल नहीं जाता, सेल्फ आइसोलेशन में घर पे ही रहता है। तो ऐसे हालात हैं, इसमें उसकी मोबिलिटी घट जाती है, उसकी मांसपेशियां जो है, उसकी जो मांसपेशियां घट जाती हैं। थोड़ा सा उस पेशेंट को कभी कभी डिप्रेशन भी आ जाता है। और ये ऐसे मरीज होते हैं जो कि अगर हम बात करें मिड 30, 40s, 50s पेशेंट्स, जो कि बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल में जीते हैं डेली, लेकिन सडनली उनके ऊपर एक ये सेल्फ क्वारंटाइन दे दिया गया है। क्योंकि या तो वो किसी कोविड के कॉन्टैक्ट में आए हैं या उनको खुद पॉजिटिव हो गए हैं। जो पॉजिटिव हो गए हैं वो हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हैं, तो वहां भी वो एक ही जगह में रहते हैं। तो इस केस में फिजियोथेरेपी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिजियोथेरेपी हम बोले अगर तो छाती की एक्सरसाइज, जिसको हम योगा में भी कहते हैं, प्राणायाम वगैरह, वो हम करते हैं। तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं ऐसे पेशेंट्स को। और फिर कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती है जो हाथों की, पैरों की, कमर की, वो सब एक्सरसाइजेस कराते हैं, जिसको अगर हम लेमैन टर्म में बोले, जैसे एक पेशेंट जो है जिम जाता है
एक नॉर्मल आदमी जो है वो जिम जाता है, तो ये पेशेंट्स के लिए जो फिजियोथेरेपी है वो एक किस्म का जिम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जिम में जो है, हाँ, जिम में जो है कि एक्सरसाइजेज अलग अलग टाइप की होती हैं और बहुत ही मतलब भारी भरकम एक्सरसाइजेज होती है, लेकिन हम ऐसे पेशेंट्स को वो एक्सरसाइज नहीं कराते। ये मेडिकली डायरेक्टेड एक्सरसाइजेज होती हैं जो हर एक मांसपेशी के हिसाब से करी जाती है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा दर्द है, पेन है, तो हमारे पास कोई ऐसी मशीनें भी होती हैं जिससे हम उनका दर्द का निवारण करते हैं और उसके साथ साथ उन मांसपेशियों को थोड़ा सा धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टेप बाय स्ट्रेंथनिंग करते हैं। तो फिजियोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे केसेस में। जी ऐसे केसेस में फिजियोथेरेपी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑनलाइन या फिर वीडियो कंसल्टेशन के जरिए कैसे आप पेशेंट्स तक मदद पहुंचा रहे हैं इस कोरोना काल में, क्योंकि कांटेक्ट ना ही हो और काम भी हो जाए तो वीडियो और ऑनलाइन जो कंसल्टेशन है वो भी काफी मायने रखती होगी। जी, ये बड़ा ही अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि ये सवाल इवन कोरोना पेशेंट्स के लिए भी है, बल्कि जो मैंने पहले बात करी वो पेशेंट जो कि रेगुलर फिजियोथेरेपी कर रहे थे उनकी भी थेरेपी रुक गई है, तो हम लोग इसको ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काफी हद तक एक्सरसाइजेज बड़ी सिंपल होती है जो कि हम पेशेंट को भी सिखाते हैं और जो पेशेंट के साथ केयर गिवर है, जो उसके घर में जो उसका रिश्तेदार है या माता पिता है या भाई बहन है, उनको भी सिखाते हैं कि ये कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि सारी एक्सरसाइज अपने आप नहीं कर सकते, तो वो एक्सरसाइजेज हम उनको उनके जो है केयर गिवर उनको सिखाया जाता है और फिर उनसे हर हफ्ते हम लोग वापस रिव्यू करते हैं कि आपने ये एक्सरसाइज आज करी थी, आपने कितनी करी हैं, क्या आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो ठीक है, उसमें कुछ बदलाव तो नहीं होना चाहिए, या हम उनको सेफ्टी प्रिकॉशंस बताते हैं, क्योंकि हर एक्सरसाइज का एक तरीका होता है करने का। हम सारी एक्सरसाइज तो उनको नहीं बता पाते, लेकिन कुछ जनरल और सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो कि वो लोग घर पे कर सकते हैं और कुछ हद तक जब इस लॉकडाउन जब ये खुलेगा तब तक एटलीस्ट ये उनका जो है शारीरिक जो है उनकी मसल्स है उसको थोड़ा मेंटेन करके रखेगा। जी डॉक्टर, आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन 3.0 के बाद 17 मई तक ये लॉकडाउन जाएगा। रिलैक्सेशन आखिर कुछ दी गई है, लेकिन जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या फिर जिन मरीजों को थेरेपी की जरूरत, फिजियोथेरेपी के लिए आपके पास पहुंचते थे, डिसेबल आप जो है एक टर्म यूज कर रहे थे, ऐसे लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे लोगों की चुनौती वो करें तो आखिर क्या करें? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बल्कि मैं चाहूंगा कि इस सवाल को ज्यादा से ज्यादा लोग समझें, क्योंकि हम लोग अभी खाली कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक सही बात है। आई कंप्लीटली एग्री, हमको उसके बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन हमको उनके बारे में भी बात करनी चाहिए जो कि डिसेबल्ड पेशेंट्स हैं, वो घर से निकल नहीं पा रहे हैं, सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है, गाड़ी में 3 से या 2 से ज्यादा लोग बैठ नहीं पाते हैं। आपको पता है कि ये जो ऐसे जो मरीज हैं, इनके साथ में 1 या 2 लोग चाहिए होते हैं जो कि इनको उठाएं बिठाएं, बल्कि अगर आप इसमें बात करें तो हम कहते हैं असिस्टिव डिवाइस या असिस्टिव टेक्नोलॉजी, एक नॉर्मल छड़ी जो एक पेशेंट यूज करता है, अगर वो आज की डेट में अगर वो टूट जाती है या खराब हो जाती है तो उसको ठीक करवाने वो कहाँ जाए। अगर कोई व्हीलचेयर में बैठा हुआ है मरीज जो कि सालों से व्हीलचेयर में बैठा है, अगर उसका पहिया खराब हो गया व्हीलचेयर का, तो वो उसको कहाँ ठीक कराए। तो इसके बारे में मुझे लगता है थोड़ा और स्पष्ट सरकार को गाइडलाइंस देनी चाहिए। हम अपने लेवल पे जो हम लोग कर सकते हैं वो हम करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वीडियो के थ्रू ठीक नहीं हो सकती। ये इसमें मैनुअली एक कारीगर है या आप बोले कि एक टेक्नीशियन है जो कि इसको बैठ के इसको ठीक करे, उनको समझाए। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे हम लोगों को और गौर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस चीज पे गौर नहीं करेंगे तो जो पेशेंट है ऑलरेडी वो जूझ रहा है अपनी प्रॉब्लम से, अगर ये छोटी छोटी चीजें उसकी सॉल्व नहीं हम कर पाते तो वो और आगे धकेला जाएगा और आगे उसकी प्रॉब्लम बढ़ेंगी। जैसे कि मैंने बताया, अगर एक पेशेंट है जो एक नॉर्मल एक्सरसाइज करता है, वो इसकी वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें सॉल्व करने से हम उनकी प्रॉब्लम कई हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा आपसे यही दरख्वास्त है चैनल के थ्रू, तो इस चीज को थोड़ा सा और सरकार तक पहुंचाया जाए। जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने ये बात रखी है, हमारे माध्यम से जरूर ये आगे बात जाएगी। डॉक्टर साहब, लेकिन बुजुर्ग और बच्चे, इनको हम इस कोरोना काल में इम्यूनिटी को लेकर, सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं की इम्यूनिटी को लेकर है, तो ये आपके माध्यम से क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कि ये घरों में बैठकर करें ताकि इम्यूनिटी बूस्ट हो और अपने आप की ये और ज्यादा ख्याल रख सकें? जी देखिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के 2 ही तरीके होते हैं, एक तो है एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, दूसरा है अपने खान पान पे ध्यान रखना।
तो मैं अगर एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो घर का एक, मैं पहले भी अपने कई मरीजों को ये बात बोल चुका हूं कि घर के अपने कमरे को एक प्लेग्राउंड बना दिया जाए। अगर घर किसी का घर में एक ही कमरा है तो घर के एक कोने को प्लेग्राउंड बना दिया जाए, जहां पे बच्चा खेले, सुबह शाम खेले, एक्टिविटी करे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो उस एरिया पे बेशक एक ही जगह पे रह के उसको वॉक करें, मार्चिंग करें, या किसी किसी के घर में अगर साइकिल है जिसको हम स्टैटिक साइकिल कहते हैं, वो दिन में 15 से 20 मिनट या आधा घंटा तक साइकिलिंग करे। तो ये ऐसी चीजें जो उनकी इम्यूनिटी को थोड़ा बूस्टअप रखेंगी, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं जो डेली जो है नीचे टहलने जाते थे सुबह शाम। इनका ये बहुत ही जरूरी एक काम होता था दिनचर्या का कि दिन भर मुझे जाना है टहलने, मैं अपने दो दोस्तों से बात करूं। जहां तक बात का सवाल है वो तो आप फोन से कर सकते हो, लेकिन आप नीचे जा नहीं सकते क्योंकि सरकार ने कई सारे पार्क जो हैं, बल्कि सारे पार्क बंद कर रखे हैं। तो इनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ये घर में एक शेड्यूल बनाएं अपना डेली का, जैसे आपके खाने का शेड्यूल है ऐसे ही एक एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाएं, जिसमें आप 15 से 20 मिनट सुबह शाम 2 टाइम एक्सरसाइज करें, वॉक करें, बल्कि मैं कहूंगा बात करें जितना चाहे, फोन पे बात करें या अपने घर वालों से बैठ के बात करें। इससे उनका डिप्रेशन भी कई हद तक जो है कंट्रोल में हो जाएगा, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि ये लोग सोसाइटी का वो हिस्सा हैं जो कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन कई बार हम लोग इसको निग्लेक्ट कर लेते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि इन लोगों का अपना एक सर्कल होता था। घर में उतना मिलते जुलते नहीं थे, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल से बहुत ज्यादा मिलते थे, जो कि अब नहीं हो पा रहा। फोन पे हो पा रहा है, लेकिन पर्सनली मिलना, बात करना, अब तो कई सारे ऐप आ गए हैं, जैसे आप कहें स्काइप है, जूम है, और बहुत सारे ऐप हैं जिससे आप 1 to 1 एक दूसरे का फेशियल एक्सप्रेशन समझ के आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि घर का एक हिस्सा उसको कन्वर्ट कर दिया जाए पार्क में, या मिनी पार्क बोले, या एक्टिविटी पार्क बोले, एक्टिविटी एरिया बोले, जहां पे ये लोग अपनी डेली की एक्टिविटीज करें। तो उससे इनकी इम्यूनिटी भी बूस्टअप रहेगी और इनको मेंटल तौर पे भी बड़ा अच्छा लगेगा। जी, आपके पेशेंट्स आपसे कुछ दूरी पर हैं या ज्यादा दूरी पर हैं डॉक्टर लाला, लेकिन आपका आजकल का रूटीन क्या है? मेरा तो रूटीन है कि पहले तो मैं नोएडा से आता हूँ। पहले तो हमारी ये तकलीफ होती है कि क्या हमें बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो जब हम अस्पताल आते हैं अपने मैक्स हॉस्पिटल में यहाँ पर, तो हमारी एक शेड्यूल्ड होती है कि आज हमें ये 10 पेशेंट है, इनसे फोन पे बात करनी है, इनको समझाना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग कुछ हद तक वीडियो कंसल्टेशन भी करते हैं कुछ पेशेंट के साथ जो हमारे पास रेगुलर आते थे, जो कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। बल्कि हमारा एक प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं होम थेरेपी प्रोग्राम, जिसमें हम अपने फिजियोथेरेपिस्ट को घर पे भेजते हैं और वो फिजियोथेरेपिस्ट एक ही पेशेंट दिन में देखता है। तो उससे भी हम कुछ हद तक जो है इस चीज को कंट्रोल कर सके हैं। लेकिन ये है कि अभी भी इससे भी कुछ पेशेंट डरते हैं कि हम किसी डॉक्टर को बाहर से ना बुलाएं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो उस केस में हम फिर अपने वीडियो कॉल्स करते हैं। हम दिन में 10 पेशेंट चुनते हैं, हमारा जो ग्रुप है, मेरे जो स्टाफ हैं, बाकी जो मेरे डॉक्टर्स हैं, कोलीग्स हैं, हम लोग अपने अपने 10 पेशेंट चुन लेते हैं कि आज इन 10 पेशेंट से बात करनी है। और फिर उनसे बात करके उनके शाम का उनसे वापस हम लोग कॉल करके रूटीन देखते हैं। हमने एक लॉग बुक बनाया हुआ है जिससे हम चेक करते हैं कि हफ्ते में ये 10 पेशेंट हमने डेली चेक करने हैं और उनसे डेली बात होती रहती है। अच्छा, जो डर है कोरोना पेशेंट्स है या आम आदमी के बीच में डर है, या फिर जो फिजियोथेरेपी के पेशेंट्स आपके घरों में फंसे हुए हैं, इस डर को कैसे दूर किया जाए? देखिए, डर के आगे जीत है, हम लोग सब ये मानते हैं। क्योंकि ये डर है, आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि जब ये कोरोना शुरू हुआ था तब डर ज्यादा था लोगों में। मैंने खुद भी देखा है, मेरे कई स्टाफ, इनफैक्ट मेरे अपने जो स्टाफ जो डॉक्टर्स हैं उनको भी डर था, क्योंकि उनके भी घर वाले उन पर प्रेशर डाल रहे थे कि आप अभी अस्पताल ना जाएं, आपको ये कुछ हो जाएगा। लेकिन उनका कर्तव्य है तो उनको तो ये काम करना ही था। ऐसे ही अगर हम लोग भी डर सकते हैं तो हमारे मरीज भी थोड़ा डर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि दिस इज वे ऑफ लाइफ नाउ। WHO ने भी बोला है कि कोरोना एकदम से खत्म नहीं होगा, ये महामारी धीरे धीरे जाएगी, लेकिन ये समय लेगी। लेकिन हम कब तक लॉकडाउन में रह सकते हैं और कब तक हम लोग घर से बाहर ना निकले, तो इस डर से हमें आगे उभरना पड़ेगा। और हमको ये समझना पड़ेगा कि हाँ, हम एहतियात रखें, प्रिकॉशंस लें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, या जिसका मास्क नहीं है वो 3 लेयर अपना नॉर्मल मास्क है या N95 है या मफलर है, जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मफलर लगाएं। तो इन सब चीजों का अगर आप एहतियात रखेंगे और ज्यादा कॉन्टैक्ट में अगर नहीं आएंगे
तो आप अपनी डेली जो दिनचर्या की चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। खाली घर बैठ के इस चुनौती से सामना करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये एक तरीका है जिससे आप महामारी को स्लो डाउन कर सकते हो, रोक सकते हो। लेकिन अगर हम बोले कि इस चीज से खत्म हो जाएगी, तो वो मेरा मानना है कि वो गलत है। ये महामारी धीरे धीरे जाएगी, लेकिन तब तक हमें अपने डर से उभर के बाहर आना पड़ेगा और अपने जो नॉर्मल एक्टिविटीज है वो करनी पड़ेगी। जी, डर से उभरने की बात का संदेश आप दे रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से भारत में केसेस 40,000 के पार चले गए हैं और दुनिया भर में 3.5 मिलियन के पार है, डेथ रेट भी काफी है, अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसके बाद कई और देश हैं, कई ऐसे देश भी हैं जिन्होंने इस कोरोना महामारी पर जीत का दावा भी किया है। इस बीच आप कह रहे हैं कि घरों से बाहर निकलना पड़ेगा और कई हमारे नेता भी कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के साथ ही हमें रहने की आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही कुछ रिलैक्सेशन दी गई, लोग जो है बाहर भीड़ लगा दी उन्होंने, शराब की दुकानों पर भीड़ है, सब जगह, कई जगह बस स्टॉप्स पे भीड़ है। तो ऐसे मतलब जनता के लिए क्या उनको सावधानी बरतनी होगी, क्या उनको संदेश आप देंगे? देखिए, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये तो आप मानेंगे। कंपेयर टू अमेरिका हो या यूरोप हो, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हमारा एक ही मंत्र होना चाहिए कि प्रिकॉशन लेना बड़ा जरूरी है। अब जैसे पीछे प्रधानमंत्री जी ने ही बोला कि अब हम थूकना बंद करें, जो कि हमारी, मुझे लगता है, एक हिंदुस्तानी की आदत थी कि हम कहीं भी जाते थे तो जहां भी जगह मिली वहां थूकते थे। तो ये ऐसी मानसिकता है जिसमें हमको बदलाव लाने की बड़ी जरूरत है। हमको थूकना नहीं है, हमको किसी से गले नहीं लगना, हमको हाथ मिलाना कम कर देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा हमको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर फॉलो करें। इसमें बेशक आप बोलें कि अगर शराब की दुकान है, हमको पहले में और अभी में थोड़ा सा चीजों में परिवर्तन करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन। ठीक है, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन होता है जो कि हम घर पे भी करते हैं मरीजों के लिए, ऐसे ही मॉडिफिकेशन अब आम आदमियों के लिए भी करना पड़ेगा। अगर शराब की दुकान के बाहर क्यों लगी है तो उसको ऐसा मॉडिफाई करें, या वहां पे ऐसे जंगला लगाएं या लोहे की ऐसे दीवार बनाएं या सरिये बनाएं कि दो लोग आपस में कांटेक्ट ना हो। जैसे कि अब आप मॉल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब भी मॉल खुलेंगे वहां पे एक तरीके का एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन हो रहा है। वो लोग सारे इस बारे में तैयारी कर रहे हैं कि कैसे 5 लोग इकट्ठा ना खड़े हो पाए। तो यही चीजें हमको छोटी छोटी जगहों पे भी जाके करनी पड़ेगी। बल्कि मुझे लगता है इसके ऊपर एक जागरूकता दिखानी पड़ेगी सरकार की तरफ से कि हम लोग ये जो छोटी छोटी जगहें हैं, बड़ी जगहों की बात ना करें, क्योंकि बड़ी जगहों में उन लोगों को पता है कि हम लोगों को इस चीज को कैसे करना है। तो उनके हो सकता है उनका फाइनेंशियल स्ट्रांग है या जो भी है। तो ऐसे ही अब हमको छोटी छोटी जगहों पे भी जाके उसको एरिया को थोड़ा ऐसा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि दो लोग आपस में ना इकट्ठा हो पाए। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, एक रिसर्च ये भी कहती है कि जैसे कोई दवाई या इंजेक्शन, कोई अभी तक उसकी उम्मीद जो है अभी थोड़ा दूर है। इस बीच अगर आबादी जो है 60 से 70% इन्फेक्टेड होगी, इम्यूनिटी हमारी उस हिसाब से बनेगी, तो बस यही अब एक रास्ता दिख रहा है। जी, इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी होता है कि जब आप ऐसी कोई इम्यूनिटी जो कि आप खुद डेवलप करें, जैसे कि एक वैक्सीन होती है। वैक्सीन भी एक किस्म का एक हल्का वायरस होता है जो कि किसी को दिया जाता है, जिसके खिलाफ बॉडी में शक्ति आती है, इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो ऐसे ही कुछ स्टडीज ने ये बोला है कि ये दिस इज काइंड ऑफ हर्ड इम्यूनिटी विच वी शुड डेवलप, जो कि हमें जनता को इस चीज को डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं यही बोलूंगा कि उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रिकॉशंस लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो एक इम्यूनिटी है जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि लास्ट रिजॉर्ट होगा। तो हर्ड इम्यूनिटी एक लास्ट रिजॉर्ट होगा। जब हमारे पास सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे तब हम उसकी तरफ जरूर देखेंगे। और अभी भी ऐसा हो सकता है कि कई लोगों ने अपने आप ही वो इम्यूनिटी डेवलप भी करी हो, क्योंकि कई टेस्ट हैं जो नेगेटिव आए हैं, कई टेस्ट हैं जो पॉजिटिव भी आए थे। जो नेगेटिव भी आए हैं, यू नेवर नो कि हो सकता है उन्होंने इम्यूनिटी डेवलप कर दी थी तो वो पता नहीं चल पाया। और कई ऐसे भी लोग हैं जिन पे कोई सिम्टम नहीं आया। तो ऐसा मानना गलत होगा कि ये इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो रही। कुछ हद तक हो सकता हो रही हो, कुछ हद तक हो रही हो, लेकिन हमें उस चीज को ना देखते हुए अभी आई थिंक सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रिकॉशंस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी, प्रिकॉशंस की बात ही कर लेते हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम में जो है जोन्स के हिसाब से कई जो है छूट दी गई है। एसेंशियल सर्विसेज, जरूरी सेवाओं में तो 100% स्टाफ आ रहा है, लेकिन
जो बाकी सेवाएं हैं वहां पर 33% स्टाफ के लिए कहा गया है। आप जरूरी सेवाओं में आते हैं, आपके यहाँ पूरा स्टाफ आ रहा होगा, तो आप लोग क्या सावधानियां बरत रहे हैं? ये मुझे लगता है कि लोगों के बीच ज्यादा अच्छा संदेश जाएगा। जी, से हमारे यहाँ तो स्क्रीनिंग होती है, बहुत ही जबरदस्त प्रकार की स्क्रीनिंग होती है। जो भी स्टाफ आता है या जो मरीज आता है या कोई पेशेंट है, हर प्रकार की स्क्रीनिंग होती है। उसमें कई चीजें हैं जो कि आजकल आप सुनते होंगे, थर्मल चेकिंग, जिससे हम बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं। फिर हम लोग सैनिटाइजर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हैंड सैनिटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जगह जगह पे हमारे यहाँ पे सैनिटाइजर्स लगे हुए हैं। कोई भी मरीज अगर बाहर से पहले एंटर करता है तो उसकी चेकिंग गेट पे होती है। गेट के बाद फिर अंदर आता है तो अलग से काउंटर बना हुआ है जहां चेकिंग होती है, जहां पे उसकी हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट्स की। स्टाफ की चेकिंग होती है, थर्मल चेकिंग होती है, हैंड सैनिटाइजेशन होता है। फिर वो अपने अपने डिपार्टमेंट में जाता है, वहां उसकी चेकिंग होती है। फिर सारे लोग अपने ड्रेस में आते हैं, ड्रेस चेंज होती है, पीपीई पहनते हैं जिसमें मास्क, ग्लव्स और बाकी सब चीजें होती हैं। तो ये सब तरीकों की प्रिकॉशन लेते हैं और डेली हर चीज को फिर फेंका जाता है, अगले दिन नया लगाया जाता है, ड्रेसेस वॉश होती हैं। नॉर्मल प्रक्रिया है। हॉस्पिटल में कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो कि नॉर्मल हैं, लेकिन आज के दौर में थोड़ा सा हम इस चीज को एग्रेसिव फॉलो करते हैं। तो प्रॉपर प्रिकॉशंस, प्रॉपर क्लोथिंग्स, प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन, ये सब चीजें फॉलो हो रही हैं। और दो मरीज भी आपस में जो है जब बैठते हैं तो उसके बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है, जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो है सुविधाएं हमारे यहाँ पर हैं। जी, तो आपका मूल मंत्र यही है डॉक्टर तरुण कि अगर हमें, जैसा कि नेता लोग भी बोलने लगे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोला कि कोरोना वायरस के साथ अब हमें रहना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, तो फिर उसका मूल मंत्र यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग। जी, बिल्कुल। सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर प्रिकॉशंस लें और अपने जो मानसिकता थोड़ी सी चेंज करें। जैसे हम लोग ज्यादा गले मिलते थे, जैसे मैंने बताया, वो सब ना करें, हाथ ना ज्यादा मिलाएं। ठीक है, थोड़ा सा दूरी रखें। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये सब चीजें कर पाएंगे तो हम इस महामारी के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नोट के साथ हम अपने प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। डॉक्टर लाला, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।